तनु की बात सुनकर अमन ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे ये पूछो तुमने कल रात क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे शर्म आ रही थी और मैं तुम्हें रोकने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अमन की बात सुनकर तनु ने अमन को देखते हुए कहा, ऐसा क्या किया था मैंने? तो अमन ने तनु से कहा, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें कि तुमने क्या किया। सबसे पहले तो तुमने डांस फ्लोर पर से सबको हटा दिया और खुद अकेले जाकर बहुत ही अजीब डांस करने लगी। फिर तुमने मुझे सबके सामने किस कर लिया और जब मैंने तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश की तो तुम दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी और भी बहुत सी हरकतें की थी तुमने। अमन की बात सुनकर तनु ने कहा, तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए बोल रहे हो, सच्ची सच्ची बताओ। तो अमन ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो सच बोल रहा हूं, अगर मानना नहीं है तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी। तो तनु ने अमन से कहा, ठीक है मैं आस्था से पूछूंगी इस बारे में और अगर मुझे पता चला कि आपने मुझसे झूठ बोला है तो फिर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। आस्था ने जो रूल बनाया था ना, उस रूल को मैं फॉलो करूंगी। तनु की बात सुनकर अमन ने तनु को पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी झांसी की रानी इतना क्यों भड़क रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। और भाभी से पूछने की क्या जरूरत है, उन्हें थोड़ी पता होगा कि कल हमारे बीच क्या हुआ। वो मुझे पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हें डेमो दे देता हूँ। इतना बोलकर अमन तनु के ऊपर झुक जाता है और उसे किस करने लगता है। वहीं अनु धैर्य के बगल में लेटी थी। तभी अनु की नींद खुलती है तो उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस होता है तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी अनु की नज़र बगल में सोए हुए धैर्य पर जाती है जिसका फेस दूसरी तरफ था। अनु अपने बगल में किसी लड़के को देखकर डर जाती है और तभी वो अपने कपड़ों की तरफ देखती है तो उसने बाथरोब पहना हुआ था। खुद की बाथरोब में देखकर अनु और भी ज्यादा घबरा जाती है। अनु अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी, वो कल रात के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इस वक्त अनु की आंखों में आंसू थे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रात में उसके साथ क्या हुआ। वो यही सोच रही थी कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी धैर्य पलट जाता है जिससे उसका फेस अनु की तरफ हो जाता है। धैर्य को देखकर अनु ने हैरान होते हुए कहा, धैर्य यहाँ। और फिर अनु अपना एक हाथ बढ़ाकर धैर्य के फेस को छू कर देखती है। अनु के छूने से धैर्य की नींद भी खुल जाती है। धैर्य ने आंखें खोलकर अनु की तरफ देखा जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। अनु को रोते देख धैर्य एकदम से बैठ जाता है और अनु का हाथ पकड़कर कहता है, क्या हुआ अनु, आप रो क्यों रही हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? धैर्य की बात सुनकर अनु ने कहा, धैर्य आप यहाँ सच में हैं, लेकिन आप तो लंदन में थे तो फिर यहाँ कैसे? तो धैर्य ने अनु से कहा, हम यहाँ कल ही आए थे और आपको सरप्राइज देना चाहते थे लेकिन आपने हमें ही सरप्राइज कर दिया। और फिर धैर्य अनु को सब बता देता है। धैर्य की बात सुनकर अनु धैर्य के गले लग जाती है। धैर्य को वहां देखकर वो काफी खुश थी, नहीं तो ये सोच सोचकर उसकी जान ही निकले जा रही थी कि पता नहीं वो पूरी रात किसके साथ एक ही कमरे में थी। तभी अनु ने धैर्य से अलग होकर कहा, धैर्य मेरे कपड़े किसने चेंज किए और कल रात हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? तो धैर्य ने अनु को रिलैक्स करते हुए कहा, रिलैक्स, तुम्हारे कपड़े आपने खुद चेंज किए थे। और रिलैक्स, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका आपको हो, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। हम आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ नहीं लगाएंगे। और हाँ, कल रात आप नशे में थी लेकिन हम तो पूरे होश में थे तो गलत कदम कैसे उठा लेते, लेकिन हाँ एक चीज जरूर हुई थी। इतना बोलकर धैर्य अपनी बात बीच में ही छोड़ देता है। तो अनु ने धैर्य से पूछा, क्या हुआ था? तो धैर्य ने अनु की आंखों में देखते हुए कहा, वो ये कि आपने हमें किस किया था। अगर आपको इस बात का अफसोस है तो सॉरी, उससे हम बदल नहीं सकते। धैर्य की बात सुनकर अनु ने धैर्य से कहा, नहीं धैर्य, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। इनफैक्ट मैं खुश हूं कि मैं आपके साथ थी, अगर आपके अलावा कोई और होता तो मैं जीते जी मर जाती। अनु की बात सुनकर धैर्य ने अनु के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, शश, ऐसा दोबारा कभी मत बोलना। आपको पता है ना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हम भी जी नहीं पाएंगे। धैर्य की बात सुनकर अनु धैर्य के गले लग जाती है। अनु ने धैर्य के गले लगे हुए कहा, आई लव यू धैर्य, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना नहीं रह सकती। अनु की बात सुनकर धैर्य अनु को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। कुछ देर बाद अनु ने धैर्य से अलग होते हुए कहा, धैर्य अब मुझे चलना चाहिए। तो धैर्य ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। धैर्य की बात सुनकर अनु वहां से वॉशरूम में चली जाती है और कल वाले कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। वहीं बाकी सब भी रेडी होकर क्लब के बाहर आ जाते हैं। अर्जुन, आस्था बाहर खड़े थे। तभी अमन और रुद्र भी वहां आ जाते हैं।
तभी अर्जुन ने रुद्र से कहा, रुद्र अनु कहाँ है, वो अभी तक क्यों नहीं आई? तो रुद्र ने अर्जुन से कहा, भाई मुझे नहीं पता, इनफैक्ट मैंने तो अनु को कल रात से ही नहीं देखा। रुद्र की बात सुनकर अर्जुन ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? ये क्या कह रहे हो रुद्र, तुम, मुझे लगा था कि तूने उसे रूम में छोड़ दिया होगा। तो रुद्र ने परेशान होते हुए कहा, सॉरी भाई, लेकिन मैं अनु को देखा था तो वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, तो मुझे लगा कि आपने उसे रूम में छोड़ दिया होगा। रुद्र की बात सुनकर सब लोग परेशान थे। तभी आस्था ने परेशान होते हुए कहा, अर्जुन हमें अनु को ढूंढना चाहिए, आई होप कि वो किसी मुसीबत में ना हो। आस्था की बात सुनकर सब वहां से अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी अनु उन लोगों को बाहर आती हुई नजर आती है। अनु को देखकर आस्था जल्दी से अनु के पास चली जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, अनु तू कहाँ थी? और तू ठीक तो है ना? तो अनु ने आस्था से कहा, हाँ भाभी मैं ठीक हूँ। तो आस्था ने अनु से अलग होते हुए कहा, लेकिन तू थी कहाँ? तभी आस्था की नज़र बाहर आते हुए धैर्य पर जाती है। आस्था ने धैर्य को देखकर कहा, धैर्य तुम यहाँ? तो धैर्य ने आस्था के पास आकर कहा, हाँ भाभी हम कल शाम को ही आए थे। और हाँ अनु हमारे साथ थी। और फिर धैर्य ने अनु के साथ जो कुछ भी हुआ सब बता दिया था। धैर्य की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से में कहा, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने अर्जुन सिंह राठौर की बहन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, उन्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। तो धैर्य ने अर्जुन से कहा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके किए की सजा उन्हें मिल चुकी है। तभी आस्था ने धैर्य से कहा, धैर्य तुम भी हमारे साथ चलो, वैसे भी रुद्र की और शिवी की शादी है, इसी बहाने तुम शादी भी कर लोगे और हमारे साथ कुछ वक्त भी बीता लोगे। आस्था की बात सुनकर धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाभी। और फिर वो लोग वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग राठौर मैंशन पहुंच जाते हैं। तो लड़कियां आउट हाउस चली जाती हैं और लड़के राठौर मैंशन चले जाते हैं। धैर्य भी उन लोगों के साथ चला जाता है। अब राठौरस को और शिवराज जी को धैर्य से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जिस बात के लिए धैर्य की फैमिली को दोषी मानते थे, असल में वो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं था। अब धैर्य और शिवराज जी के बीच के संबंध अच्छे हो गए थे। धैर्य को देखकर शिवराज जी ने कहा, और धैर्य आप यहाँ? तो अर्जुन ने शिवराज जी से कहा, जी बाबा, धैर्य को मैं लेकर आया हूँ और रुद्र की शादी तक ये यही रहेगा। तो शिवराज जी ने खुश होते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, हम आपको यहाँ देखकर खुश हैं, हमें खुशी है कि हमारे बीच की गलतफहमियां मिट गई, वरना इतने सालों से हम आपके परिवार को दोषी मानते आए थे। तो धैर्य ने शिवराज जी से कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है चौहान साहब, आपको वही सच लगा जो आपको दिखाया गया था, अगर आपकी जगह हम होते तो हम भी वही करते जो आपने किया, लेकिन हमें एक बात की खुशी है कि आपको सच पता चल गया और हमारे बीच की दुश्मनी खत्म हो गई। तो शिवराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने, अब आप सब जाए और जाकर फ्रेश हो जाए। शिवराज जी की बात सुनकर सब वहां से चले जाते हैं। अर्जुन ने एक सर्वेंट को बोलकर धैर्य का रूम दिखाने के लिए कह दिया था, तो सर्वेंट धैर्य को उसका रूम दिखा देता है। वहीं आउट हाउस में शिवी और अनु अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वहीं आस्था और तनु नॉर्मल थी। तभी आस्था ने शिवी को नींबू पानी देते हुए कहा, शिवी इसे पी ले, तेरा सिर दर्द कम हो जाएगा। तो शिवी ने आस्था से कहा, दी इससे कुछ नहीं होगा, मैं इसे पी चुकी हूँ और दवाई भी खा चुकी हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मेहंदी की रस्म खराब हो जाएगी और मैं अपनी मेहंदी खराब नहीं करना चाहती। तो आस्था ने शिवी से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी मेहंदी में टाइम है, तो तब तक तू आराम कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। तो शिवी ने कहा, शायद आप ठीक कह रहे हो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो आस्था ने शिवी से कहा, हाँ तू यहाँ थोड़ी देर आराम कर, हम वहाँ मैंशन जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम अभी वहाँ नहीं गए तो माँ गुस्सा करेगी। तो शिवी ने आस्था से कहा, जी दी आप जाए। तो आस्था ने अनु से कहा, अनु तुम यहीं शिवी के पास रुको और तुम भी आराम कर लो। आस्था की बात सुनकर अनु हाँ में सिर हिला देती है और फिर आस्था तनु के साथ वहाँ से चली जाती है। आस्था राठौर मैंशन में जाकर देखती है कि पूरे घर को ग्रीन और येलो कलर के फूलों से सजाया जा रहा है। तभी गायत्री जी ने आस्था के पास आकर उसका कान खींचते हुए कहा, कहाँ थी तुम सब? तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो रहे हैं और हम सुबह से तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का कुछ अता पता ही नहीं है। तो आस्था ने गायत्री जी से कहा, सॉरी माँ, वो हम बाहर थे इसलिए, और आपको जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अब आप बताइए कि क्या करना है। तो गायत्री जी ने आस्था से कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। और फिर आस्था और तनु गायत्री जी के साथ चले जाते हैं।
राठौर मेंशन में मेहंदी की रस्म के लिए तैयारियां चल रही थी। सब अपने काम में बिजी थे। आस्था काफी थक गई थी तो वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी अर्जुन ने आस्था के पास आकर कहा, क्या हुआ बीवी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तो आस्था ने अर्जुन को देखकर थकी हुई आवाज में कहा, वो मैं थक गई हूं तो थोड़ा आराम कर रही हूं। तो अर्जुन ने आस्था के पास बैठकर धीरे से कहा, कल रात तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तो तुम्हें थकना ही था। वैसे हमेशा मैं तुम्हारे साथ वाइल्ड होता था, लेकिन कल तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बीवी इतना वाइल्ड भी हो सकती है। तभी आस्था ने अर्जुन को देखकर कहा, अभी आपको मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता, जब पता चलेगा तो और सरप्राइज हो जाएंगे आप। तो अर्जुन ने आस्था को देखकर कहा, वैसे मुझे सरप्राइजेस पसंद हैं और तुम्हारे तो और भी ज्यादा। आस्था और अर्जुन एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी गायत्री जी ने आस्था के पास आकर कहा, आस्था बेटा जाए और जाकर तैयार हो जाए और शिवी को भी तैयार कर लीजिए क्योंकि कुछ ही देर में गेस्ट आने लगेंगे। तो आस्था ने गायत्री जी से कहा, जी माँ, अभी जाकर शिवी को तैयार करते हैं। और फिर आस्था वहां से चली जाती है। अर्जुन आस्था को वहां से जाते हुए देख रहा था। तभी गायत्री जी ने अर्जुन से कहा, उन्हें देखना बंद कीजिए, आप भी जाए और जाकर तैयार हो जाए। गायत्री की बात सुनकर अर्जुन वहां से उठकर चला जाता है और गायत्री जी भी वहां से रेडी होने चली जाती हैं। लगभग 2 घंटे बाद गेस्ट आना शुरू हो गए थे। तभी गायत्री जी ने एक सर्वेंट से कहा, जाओ जाकर आस्था और शिवी को बुला लाओ। गायत्री जी की बात सुनकर वो सर्वेंट आस्था और शिवी को बुलाने आउट हाउस की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद आस्था शिवी, अनु और तनु के साथ अंदर आ रही थी। जैसे ही वहां खड़े लड़कों की नजर अपने पार्टनर्स पर जाती है तो वो अपने पार्टनर्स को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो चारों लड़कियां काफी खूबसूरत लग रही थीं। शिवी ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था जिस पर सिल्वर कलर का वर्क था और उस पर ग्रीन कलर का ही दुपट्टा ले रखा था। शिवी काफी खूबसूरत लग रही थी और हमारे रुद्र की नजरें तो बस शिवी पर ही टिकी हुई थी। वहीं आस्था ने भी ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसमें वो भी भला की खूबसूरत लग रही थी। वहीं तनु और अनु भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। आस्था शिवी को ले जाकर मेहंदी वाली के पास बैठा देती है। तभी एक औरत ने कहा, दुल्हन को सगुन की मेहंदी कौन लगाएगा? तो आस्था ने आगे आते हुए कहा, मैं लगाऊंगी अपनी शिवी के हाथों पर सुगन की मेहंदी। आस्था की बात सुनकर उस औरत ने कहा, लेकिन सगुन की मेहंदी तो माँ लगाती है। उस औरत की बात सुनकर आस्था वहीं रुक जाती है। तभी शिवी ने उस औरत को देखकर कहा, भले ही सगुन की मेहंदी माँ लगती है लेकिन मेरे हाथों में मेरी दी लगाएंगी, क्योंकि मेरी माँ से कम नहीं है। बचपन उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया है तो मेरे हाथों पर मेहंदी दी ही लगाएंगी। शिवी की बात सुनकर सारे घर वालों के फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं आस्था अपने कदम शिवी की तरफ बढ़ा देती है और फिर आस्था शिवी के हाथों पर सगुन की मेहंदी लगा देती है। उसके बाद मेहंदी वाली ने शिवी के हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू कर दिया था। सारी औरतें अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। वहीं लड़के एक साइड खड़े होकर एक दूसरे से बात करते। वहीं कोई और भी था जो आस्था को सिर्फ नफरत से देख रहा था, वो और कोई नहीं सनाया थी। सनाया आस्था को घूर रही थी जैसे अभी उससे खा ही जाएगी। आज सनाया ने कुछ प्लान किया था आस्था को अपने रास्ते से हटाने का, वो बस सही टाइम आने का इंतजार कर रही थी। वहीं आस्था काम में बिजी थी। तभी गायत्री जी ने आस्था को अपने पास बुलाते हुए कहा, आस्था यहाँ आओ, यहाँ बैठो और तुम भी मेहंदी लगवाओ। ऐसे शादी के मौके पर सुहागन के हाथ खाली नहीं रहने चाहिए। गायत्री जी की बात सुनकर आस्था गायत्री जी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी गायत्री जी ने एक मेहंदी वाली से कहा, मेरी बच्ची के हाथ पर सुंदर सी मेहंदी लगाओ जो दुल्हन से कम नहीं होनी चाहिए। गायत्री जी की बात सुनकर आस्था ने कहा, माँ हम नॉर्मल सी ही मेहंदी लगवा लेते हैं। तो गायत्री जी ने कहा, नहीं तुम नॉर्मल मेहंदी नहीं लगवाओगी, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। तो आस्था हाँ में अपना सिर हिला देती है और मेहंदी वाली आस्था के हाथों पर मेहंदी लगाने लगती है। आस्था के फेस पर इस वक्त बहुत प्यारी सी स्माइल थी जिसे देखकर सनाया के तन बदन में आग लग रही थी। सनाया आस्था को अपनी जलती हुई नजरों से देख रही थी। कुछ ही देर में सबके हाथों पर मेहंदी लग जाती है। जब आस्था अपनी मेहंदी को देखती है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसके हाथ पर उसके पति का चेहरा जो बना था। आस्था ने मेहंदी वाली को देखकर कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरे पति हैं? तो मेहंदी वाली ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैम मेहंदी लगवाते टाइम आप उन्हें ही देख रही थी तो इसलिए मैंने गेस कर लिया। मेहंदी वाली की बात सुनकर आस्था के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी दादी ने आस्था से कहा, किचन में जाकर देखो रमेश क्या कर रहा है, हमने उससे कब से गर्म पानी मांगा है अभी तक लेकर ही नहीं आया।
दादी की बात सुनकर आस्था ने कहा, दादी मैं अभी देखती हूँ। और फिर आस्था वहां से किचन की तरफ बढ़ जाती है। आस्था को किचन की तरफ जाते देख सनाया के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं आस्था मुस्कुराते हुए किचन की तरफ जा रही थी। तभी कुछ देर बाद आस्था की एक चीख पूरे मेंशन में गूंज जाती है, जिसे सुनकर अर्जुन तुरंत उस तरफ भागता है जहां से आस्था के चीखने की आवाज आई थी और अर्जुन के पीछे सारे घरवाले भी। वहीं आस्था की चीख सुनकर सनाया के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। आस्था की चीख सुनकर सब किचन की तरफ भागते हैं। वहीं सनाया के फेस पर एक खतरनाक स्माइल थी और वो भी सबके पीछे किचन की तरफ चली जाती है। अर्जुन वहां जाकर देखता है आस्था जमीन पर गिरी हुई है, तो अर्जुन दौड़कर उसके पास जाने लगता है। तभी आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन संभल कर। आस्था के ऐसे चिल्लाने पर अर्जुन एकदम से रुक जाता है और वो जमीन की तरफ देखता है जहां ऑयल गिरा हुआ था और उसकी कुछ दूरी पर नाइफ का स्टैंड रखा हुआ था। उस स्टैंड को वहां देखकर अर्जुन एक पल के लिए डर जाता है। वो यही सोच रहा था कि अगर नाइफ के ऊपर गिरती तो क्या होता। अर्जुन सीधा वहां से आस्था के पास चला जाता है और आस्था को अपने सीने में छुपा लेता है। तभी अर्जुन ने चिल्लाते हुए सर्वेंट से कहा, ये नाइफ यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम लोग इतने लापरवाह हो कि किचन की चीजों का होश ही नहीं है? तभी एक सर्वेंट ने आकर कहा, सॉरी सर, लेकिन हमें नहीं पता ये नाइफ यहाँ कैसे आए, थोड़ी देर पहले तो ये ऊपर रखे हुए थे। तभी आस्था ने अर्जुन से कहा, अर्जुन उन पर चिल्लाना बंद कीजिए, उनकी गलती नहीं है। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने आस्था को देखकर कहा, आस्था गलती उनकी नहीं है तो किसकी है? उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तभी आस्था ने अर्जुन से कहा, ये किसी ने जानबूझकर किया है, कोई मुझे चोट पहुंचाना चाहता था। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से में कहा, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसका वो हाल करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और फिर अर्जुन ने आस्था के फेस को देखते हुए कहा, वैसे तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई? तो आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, नहीं मुझे चोट नहीं आई। और फिर अर्जुन आस्था को गोद में उठाकर वहां से रूम की तरफ चला जाता है और उसके पीछे बाकी घरवाले भी, शिवराज जी भी वो नज़ारा देखकर घबरा गए थे। वो सपने भी आस्था से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वैसे ही इतने सालों बाद उनकी बेटी उन्हें वापस मिली थी और अगर आज उसे कुछ हो जाता तो वो तो जीते जी मर जाते। अर्जुन आस्था को लेकर सीधा रूम में चला जाता है। वहीं सारे गेस्ट अब चले गए थे। अर्जुन आस्था को बेड पर लेटा देता है और आस्था की आंखों में देखते हुए पूछता है, तुम्हें सच में कोई चोट नहीं आई ना? तो आस्था ना में अपना सिर हिला देती है। तो अर्जुन आस्था के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। तो आस्था ने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ना, मुझे चोट नहीं आई है तो डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने आस्था को देखकर कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर को कॉल करने जा रहा हूं? तो आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानती हूं कि आप कब क्या करते हैं। तभी शिवराज जी ने अंदर आते हुए कहा, आस्था आप ठीक तो हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? शिवराज जी के पीछे बाकी घरवाले भी अंदर आ जाते हैं। तभी आस्था ने शिवराज जी से कहा, नहीं बाबा, मुझे कहीं चोट नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो शिवराज जी ने कहा, एक बार डॉक्टर को बुला लेते हैं, वो आपको चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कहीं आपको कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई। शिवराज जी की बात सुनकर आस्था ने चिढ़ते हुए कहा, ओहो बाबा, आप और अर्जुन दोनों डॉक्टर की रट लगा कर क्यों बैठे हो? मुझे चोट नहीं आई है और मुझे नहीं दिखाना डॉक्टर को, जब देखो तब डॉक्टर को बुलाते रहते हैं। मुझे जरा सी खरोंच आ जाए तो डॉक्टर को बुला लो, अगर हल्का सा फीवर आ जाए तो डॉक्टर को बुला लो। अरे यार, हर बार डॉक्टर को क्यों बुलाना होता है? उसके पास भी तो मुझसे ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट होते होंगे ना। इतना बोलकर आस्था चुप हो जाती है। तभी शिवराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहती तो ठीक है, तुम यहीं आराम करो, हम डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे। और फिर शिवराज जी प्यार से आस्था का सिर सहलाकर वहां से चले जाते हैं और बाकी सब भी उनके पीछे चले जाते हैं। हॉल में पहुंचकर शिवराज जी ने कहा, पता नहीं आस्था डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाना चाहती। तो मनोज जी ने कहा, क्योंकि उसे बचपन से ही डॉक्टर से चिढ़ है। जब वो बचपन में कभी बीमार होती थी तो डॉक्टर के पास जाने से चिढ़ती थी। तभी शिवराज जी ने उदास होते हुए कहा, पता नहीं, हमने तो अपनी बच्ची का बचपन ही मिस कर दिया, हमें उसके बारे में ठीक से कुछ पता ही नहीं है। तो मनोज जी ने शिवराज जी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आपको उसके बारे में सब पता चल जाएगा। मनोज जी की बात सुनकर शिवराज जी हाँ में सिर रख कर देते हैं।
वहीं सनाया इस वक्त एक सुनसान जगह पर अंधेरे कमरे में थी। उसके सामने एक आदमी वेटर के कपड़ों में खड़ा था। सनाया ने उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, वो काम भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। अब अर्जुन इस सब के बारे में पता करने की कोशिश करेगा और अगर तुम उसके हाथ लगे तो किसी भी कीमत पर मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और फिर सनाया ने उसे पैसे देते हुए कहा, ये लो पैसे और कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर चले जाओ। अगर यहाँ रहे तो अर्जुन तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ निकलेगा, तो बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। सनाया के कहने पर वो आदमी उससे पैसे लेकर वहां से चला जाता है और सनाया वहां से राठौर मेंशन के लिए निकल जाती है। वहीं आस्था अपने रूम में थी और बाकी सारी पलटन भी वहीं थी। अर्जुन बार बार डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहा था तो आस्था गुस्से में अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन के बार बार डॉक्टर को बुलाने की बात पर घूरकर अर्जुन को देख रही थी। तभी आस्था ने अर्जुन से कहा, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं, फिर भी आप डॉक्टर को बुलाने के पीछे पड़े हुए हो। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर को बुला लीजिए और अपना चेकअप करवा लीजिए, मुझसे ज्यादा डॉक्टर की जरूरत आपको है। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत क्यों है, गिरी तो तुम हो ना। तो आस्था ने कहा, क्योंकि मैं आपसे कितनी बार कह चुकी कि मैं ठीक हूं, मुझे कहीं चोट नहीं आई, फिर भी आपको ना ही सुनाई दे रहा है और ना समझ में आ रहा है। डॉक्टर को बुलाकर ना आप अपने कान दिखवा लीजिए ताकि आपको सुनाई दे सके। आस्था की बात सुनकर सब मुंह दबाकर अर्जुन पर हंस रहे थे, क्योंकि जिस अर्जुन सिंह राठौर के सामने दुनिया मुंह खोलने से भी डरती है, लेकिन यहाँ उसकी बीवी उसे सब लोगों के सामने डांट रही है। तभी अर्जुन ने एक नज़र सबको देखकर कहा, कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही तुम लोगों को, मुझे तुम लोगों की हंसी गायब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अर्जुन की बात सुनकर सब लोग वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं और एक एक करके वहां से गायब हो जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद अर्जुन ने आस्था को देखकर कहा, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी हो तुम, लगता है तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। इतना बोलकर अर्जुन आस्था की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन को अपनी तरफ आते देख आस्था ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप मुझसे दूर रहिए वना। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, वना क्या वाइफी, वना तुम क्या करोगी। अर्जुन की बात सुनकर आस्था कुछ सोचने लगती है। फिर आस्था ने कुछ सोचकर अर्जुन से कहा, वना मैं चिल्लाऊंगी। अर्जुन आकर आस्था के करीब बैठ जाता है। फिर अर्जुन ने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा और ये बताओ चिल्लाकर सबको क्या बोलोगी। तो आस्था ने कहा, यही कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। अर्जुन ने आस्था के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा कैसे परेशान कर रहा हूं मैं तुम्हें। अर्जुन की इस बात पर आस्था कुछ नहीं बोलती। तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिल्लाना तो दूर वाइफी, मेरे करीब आने से तुम्हारी आवाजें ही नहीं निकलती तो चिल्लाओगी कैसे। और हाँ, तुमने सबके सामने मुझे डांटा था, उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर दूंगा। इतना बोलकर अर्जुन आस्था के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। अर्जुन आस्था को किस कर रहा था और अपने हाथों से उसकी कमर सहला रहा था। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में बिजी थे, तभी कोई उनके रूम में आ जाता है। जब दोनों को ये एहसास होता है कि कोई उनके रूम में है तो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, वहां सनाया खड़ी थी। सनाया को देखकर अर्जुन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सनाया ने आस्था को देखते हुए कहा, वो मैं यहाँ आस्था को देखने आई थी। तो अर्जुन ने कहा, आने से पहले डोर नॉक तो कर सकती थी ना। तो सनाया ने नीचे सिर झुकाकर कहा, वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। सनाया की बात सुनकर अर्जुन कुछ नहीं बोलता, वो वहां से वॉशरूम में चला जाता है। तभी सनाया ने आस्था के पास जाकर कहा, आस्था तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो आस्था ने सनाया से कहा, मैं ठीक हूं, मुझे कहीं चोट नहीं आई। वना जिसने भी ये किया था उसने तो बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी थी, मुझे मारने की अच्छी प्लानिंग की थी उसने। ये सब बोलते हुए आस्था सनाया का फेस ही देख रही थी। तभी सनाया ने आस्था से कहा, तुम चिंता मत करो आस्था, जिसने भी ये सब किया है अर्जुन उसे छोड़ेगा नहीं। कुछ देर बात करने के बाद सनाया वहां चली जाती है। सनाया अपने रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद करती है और फिर गुस्से में आकर वहां रखा एंटीक पीस उठाकर फेंक देती है, जिससे पूरे फर्श पर कांच बिखर जाता है। सनाया ने उन कांच के टुकड़ों पर चलते हुए किसी साइको की तरह कहा, आस्था अब बस बहुत हुआ, अब तुम्हें मेरे अर्जुन की जिंदगी से जाना होगा। क्योंकि अर्जुन सिर्फ मेरा है और मैं उसके किसी के साथ नहीं बांट सकती, मैं उसे किसी भी कीमत पर अपना बनाकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सनाया इस वक्त साइको लग रही थी और उसके पैरों से खून बह रहा था और वो पागलों की तरह हंस रही थी। तभी कोई सनाया के रूम के बाहर नॉक करता है।
तो सनाया खुद को कंट्रोल करके जाकर डोर खोलती है तो सामने शारदा जी और गायत्री जी खड़ी थी। शारदा जी ने सनाया से कहा, सनाया ये आवाज कैसी थी, कुछ गिरा है क्या? तो सनाया ने कहा, आंटी वो गलती से मेरे हाथ से वो एंटीकपीस गिर गया था और कुछ नहीं। तो गायत्री जी ने कहा, बेटा तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तभी गायत्री जी की नज़र सनाया के पैरों पर जाती है। तो गायत्री जी ने परेशान होते हुए कहा, तुम्हें तो चोट लगी है, चलो मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तो गायत्री जी सनाया को अंदर लेकर चली जाती हैं। अब सनाया नाटक कर रही थी जैसे उसे कितना दर्द हो रहा हो। तभी शारदा जी ने फर्श पर देखा जहां काफी सारा ब्लड गिरा हुआ था। तभी शारदा जी ने सनाया से कहा, सनाया बेटा तुम्हें चोट लगी कैसे? तो सनाया ने आंखों में नमी लाते हुए कहा, वो आंटी गलती से पैर रख गया था और जब मैं संभलने को हुई तो और भी ज्यादा कांच चुभ गया। तभी गायत्री जी ने कहा, टेंशन मत लो, अभी डॉक्टर आते होंगे, वो तुम्हें देख लेंगे। और फिर गायत्री जी एक सर्वेंट को बोलकर फर्श साफ करवा देती हैं। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर ने सनाया के घाव को साफ करके बैंडेज कर दिया था। तभी गायत्री जी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर सब ठीक तो है, ज्यादा चोट तो नहीं आई? तो डॉक्टर ने कहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस हल्के से जख्म है जो जल्दी ही भर जाएंगे, बस आज और कल इन्हें रेस्ट की जरूरत है। तो गायत्री जी ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, हम ध्यान रखेंगे। और फिर गायत्री जी ने कुछ सोचकर कहा, डॉक्टर आप आ ही गए हैं तो एक बार आप आस्था को भी देख लीजिए कि कहीं उससे भी तो कहीं चोट नहीं आई। गायत्री जी की बात सुनकर डॉक्टर उनके पीछे आस्था के रूम की तरफ चला जाता है। गायत्री जी के साथ डॉक्टर को देखकर आस्था गुस्से में अर्जुन को घूरती है, मानो कह रही हो कि मेरे मना करने के बाद भी आपने डॉक्टर को बुला लिया, अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। आस्था को ऐसे घूरते हुए देखकर अर्जुन ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया, तो तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करो। तभी आस्था ने गायत्री जी की तरफ देखकर कहा, माँ आपने डॉक्टर को क्यों बुलाया है? तो गायत्री जी ने कहा, वो सनाया को चोट लग गई थी तो मैंने उसके लिए डॉक्टर को कॉल किया था, जब डॉक्टर यहाँ आ गए तो सोचा तुम्हें भी चेक करवा लूं। गायत्री जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माँ सनाया को क्या हुआ, वो ठीक तो है? तो गायत्री जी ने कहा, हाँ अब वो ठीक है, उसे कांच चुभ गया था। वहीं डॉक्टर आस्था को देखने लगते हैं। आस्था को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर आस्था ने अर्जुन से कहा, देखा मैंने पहले भी कहा था ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कुछ डॉक्टर आस्था को चेक करके वहां से चला जाता है। तभी अर्जुन ने आस्था से कहा, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूं। और फिर अर्जुन वहां से सीधा सनाया के रूम की तरफ चला जाता है। अर्जुन सनाया के रूम जाकर देखता है, सनाया बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसके पैरों पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी अर्जुन ने सनाया से पूछा, तुम ठीक तो हो सनाया? अर्जुन की आवाज सुनकर सनाया अपनी आंखें खोल लेती है। जब सनाया सामने देखती है तो अर्जुन खड़ा उसे ही देख रहा था। अर्जुन को देखकर सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं अर्जुन। और फिर वो बैठने की कोशिश करने लगती है तो अर्जुन उसे सहारा देकर बैठा देता है। तभी सनाया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम यहाँ? तो अर्जुन ने कहा, हाँ वो माँ ने बताया कि तुम्हें चोट लगी है तो देखने चला आया कि तुम ठीक तो हो। तो सनाया ने कहा, हाँ वो गलती से मुझसे वास गिर गया था जिससे कांच बिखर गया और गलती से मेरा पैर रख गया, लेकिन अब डॉक्टर ने बैंडेज कर दी है तो इतना दर्द नहीं हो रहा। तो अर्जुन ने कहा, तुम आराम करो, उठने की जरूरत नहीं है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो सर्वेंट से बोल देना। अर्जुन की बात पर सनाया हाँ में सिर हिला देती है और अर्जुन वहां से चला जाता है। रात में सब लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी दादी ने कहा, वो सनाया नहीं आई डिनर के लिए। जब सनाया को चोट लगी थी तब दादी घर पर नहीं थी। दादी की बात सुनकर शारदा जी ने कहा, माँ वो उसके पैरों में चोट लगी है तो वो चल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसका डिनर रूम में ही भिजवा दिया। शारदा जी की बात सुनकर दादी ने कहा, उन्हें चोट कैसे लग गई? तो शारदा जी ने कहा, माँ वो गलती से उसका पैर कांच पर पड़ गया था जिससे चोट लग गई थी, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, हमने डॉक्टर को दिखवा लिया है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। शारदा जी की बात सुनकर दादी ने कुछ नहीं कहा और फिर कुछ देर बाद सब अपना डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह जब आस्था की नींद खुलती है तो वो अपने आप को अर्जुन की बाहों में पाती है। अर्जुन उसे अपनी बाहों में जकड़कर सुकून से सो रहा था। कल के हादसे के बाद अर्जुन ने आस्था को अपने से दूर नहीं जाने दिया था।
वहीं जैसे ही आस्था की नज़र सोए हुए अर्जुन पर जाती है तो उसके फेस पर एक मुस्कान आ जाती है और फिर वो अर्जुन के बालों से खेलने लगती है। तभी धीरे धीरे अर्जुन की नींद भी खुल जाती है। आस्था को अपने बालों से खेलते देख अर्जुन ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तो आस्था ने कहा, आपको दिख नहीं रहा मैं खेल रही हूँ। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, पहली बात तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो और दूसरी बात मेरे बाल कोई खेलने की चीज नहीं है, तो इनसे खेलना बंद करो। तो आस्था ने कहा, नहीं मैं खेलना बंद नहीं करूंगी, आप भी तो मेरे बालों से खेलते हो तो मैं भी खेलूंगी। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था मेरे बालों से खेलना तुम्हें भारी पड़ सकता है। अगर तुम इसी तरह खेलती रही तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, आप क्या ही कर सकते हैं, अब मुझे आपकी खोखली धमकियों से डर नहीं लगता। तो अर्जुन ने आस्था को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें मेरी बात खोखली धमकी लग रही है, रुको अभी बताता हूं मैं तुम्हें। इतना बोलकर अर्जुन आस्था के दोनों हाथों को पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है। आस्था को अर्जुन के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। तभी आस्था ने अर्जुन को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, हटिए मेरे ऊपर से। तो अर्जुन ने आस्था के करीब जाते हुए कहा, क्यों, अभी तो तुम्हें मेरी बात खोखली धमकी लग रही थी, अब मुझे हटा क्यों रही हो? अभी तो रुको, अभी तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कोई खोखली धमकी नहीं दे रहा था। तभी आस्था ने कहा, अर्जुन प्लीज हट जाए ना, आज बहुत काम है, आज संगीत है और वो अभी दिन में ही होना है, अगर मैं जल्दी नीचे नहीं गई तो माँ डांटेंगी, प्लीज उठ जाए ना। तो अर्जुन ने कहा, ये बात तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुम मेरी बातों को खोखली धमकी समझ रही थी, अब तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा, प्लीज जाने दीजिए ना ही वरना लेट हो जाएगा। अगर लेट हो गया तो माँ डांटेंगी। तो अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अर्जुन आस्था को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, आस्था उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, अब तो छोड़ दो, बाहर कोई खड़ा है। अर्जुन आस्था को छोड़ना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे आस्था को छोड़ना पड़ता है। अर्जुन के छोड़ते ही आस्था तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने शारदा जी खड़ी थी। शारदा जी को देखकर आस्था ने कहा, चाची आप यहाँ कुछ काम था क्या? तो शारदा जी ने कहा, हाँ तुम्हें ये बताना था कि तुम्हें भाभी बुला रही हैं, तो जल्दी तैयार होकर आ जाओ। तो आस्था ने कहा, जी चाची मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। आस्था की बात सुनकर शारदा जी वहां से चली जाती हैं और वहीं आस्था जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। कुछ ही देर में आस्था रेडी होकर नीचे पहुंच जाती है। नीचे सब लोग हॉल में बैठे हुए थे तो आस्था भी उन लोगों के पास जाकर बैठ जाती है। तभी शिवराज जी ने आस्था से कहा, आस्था बेटा हम शिवी की शादी के बाद राजस्थान जा रहे हैं, वहां कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ चलें ताकि हम वहां जाकर आपसे सबको मिलवा सकें। शिवराज जी की बात सुनकर आस्था ने कहा, बाबा मेरा वहां जाना जरूरी है, मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहती। आस्था की बात सुनकर शिवराज जी ने कहा, हम जानते हैं आस्था आपकी वहां से बहुत कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो आपका घर है और घर को कोई छोड़ता नहीं है। और वैसे भी आपका बचपन वहीं बीता है और आपकी माँ की यादें भी वहीं से जुड़ी हुई हैं। क्या आप अपनी माँ से दूर जाना चाहती हैं? तो आस्था ने शिवराज जी से कहा, ऐसा नहीं है बाबा, मैं माँ से दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन वहां जो कुछ भी हुआ उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती। आस्था की बात सुनकर दादी ने कहा, आस्था बेटा जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप राजस्थान तो नहीं छोड़ सकती, वो आपका घर है और वहां से आपकी बचपन की काफी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। हम मानते हैं कि अभी आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन कभी तो याद आएगा और जब याद आएगा तब आप वहां से दूर रह लेंगी। हमारी मानिए, आप शिवराज के साथ चली जाइए। दादी की बात सुनकर आस्था हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी सीढ़ियों से नीचे आते हुए अर्जुन ने कहा, कौन कहाँ जा रहा है? तो गायत्री जी ने कहा, रुद्र की शादी के बाद आस्था शिवराज के साथ कुछ दिनों के लिए राजस्थान जा रही है। गायत्री जी की बात सुनकर अर्जुन ने मना करते हुए कहा, आस्था राजस्थान नहीं जाएगी। अर्जुन की बात सुनकर दादी ने कहा, क्यों आस्था राजस्थान क्यों नहीं जाएंगी, आखिर वो उनका घर है, वहां उनका बचपन बीता है, तो आप उन्हें वहां जाने से रोक नहीं सकते। तो अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आस्था वहां नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद आस्था ने सबसे कहा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अर्जुन से बात कर लूंगी, वो मान जाएंगे, अभी फिलहाल संगीत पर फोकस कीजिए। आस्था की बात सुनकर सब मुस्करा देते हैं और फिर सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। आज संगीत दिन में ही रखा गया था।
लगभग पूरी तैयारियां हो गई थी, गेस्ट भी आने शुरू हो गए थे। आस्था अपने रूम में रेडी हो रही थी और अर्जुन का वेट कर रही थी, लेकिन अर्जुन अभी तक आया नहीं था। आस्था रेडी होकर नीचे चली जाती है। तभी गायत्री जी ने कहा, आस्था बेटा आप जाओ, जाकर शिवी को ले आओ। गायत्री जी की बात सुनकर आस्था आउट हाउस की तरफ चली जाती है। आस्था आउट हाउस जाकर देखती है शिवी रेडी होकर नीचे आ रही थी। शिवी ने आज स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं आस्था ने आज पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, वो भी काफी खूबसूरत लग रही थी। आस्था शिवी को लेकर राठौर मेंशन चली जाती है। आस्था शिवी को ले जाकर रुद्र के बगल में बैठा देती है। तभी कुछ देर बाद दादी ने स्टेज पर आकर अनाउंस किया, आज का डांस जोड़ियों में होगा, तो आप सब लोग को अपना पार्टनर ढूंढने के लिए उस बाउल से चिट निकालनी होगी। जिस चिट पर जिसका नाम होगा वो उसी के साथ डांस करेगा। तो चलिए सबसे पहले चिट निकलेंगी हमारी गायत्री। दादी की बात सुनकर पहले तो गायत्री जी ने मना किया, लेकिन फिर सबके कहने पर जाकर बाउल से चिट निकाल ली थी। गायत्री जी ने चिट निकालकर दादी को दे दी थी। तो दादी ने उस चिट को खोलकर देखा तो उनके फेस पर स्माइल आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गायत्री के पार्टनर का नाम है विक्रम। जब गायत्री जी के कानों में विक्रम जी का नाम गया तो वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। वहीं विक्रम जी के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। गायत्री स्टेज पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आस्था के फोर्स करने पर वो चली जाती हैं। गायत्री जी और विक्रम जी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी आस्था ने गाना शुरू कर दिया था, जो विक्रम जी के हालत पर बिल्कुल सूट कर रहा था। एक मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें, क्या हो गया है। मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें, क्या हो गया है। विक्रम जी गायत्री जी के साथ इस गाने पर डांस कर रहे थे और इस गाने के साथ वो अपने दिल का हाल भी बयान कर रहे थे। गायत्री जी और विक्रम जी को एक साथ डांस करते देख दादी के आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो अपने बहू बेटे को इतने सालों बाद जो एक साथ देख रही थी। वो आज बहुत खुश थी। कुछ ही देर में उन दोनों का डांस खत्म हो जाता है और वो स्टेज से नीचे चले जाते हैं। विक्रम जी और गायत्री जी के बाद शारदा जी का नंबर आता है। शारदा जी चिट निकालकर दादी को दे देती हैं, तो दादी चिट खोलकर देखती हैं, उसे पढ़कर उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, शारदा आपका पार्टनर काफी यंग है, आपके पार्टनर का नाम है धैर्य। जब धैर्य ने अपना नाम सुना तो सबसे पहले उसकी नजर अनु पर जाती है, जो आस्था और तनु के साथ खड़ी होकर धैर्य को देखकर मुस्कुरा रही थी। धैर्य आज अनु के साथ डांस करना चाहता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। अब उसे अपनी बीवी की जगह अपनी होने वाली सास के साथ डांस करना पड़ रहा था। धैर्य शारदा जी के साथ स्टेज पर पहुंच जाता है। इस वक्त उसकी शक्ल देखकर तनु, आस्था, शिवी और अनु को काफी हंसी आ रही थी। तभी अनु जल्दी से डीजे के पास चली जाती है। शारदा और धैर्य स्टेज पर खड़े थे, तभी गाना शुरू हो जाता है, जो कुछ इस तरह था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। जैसे ही धैर्य ने ये गाना सुना, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी नज़र डीजे के पास खड़ी अनु पर चली जाती है, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। अनु को मुस्कुराते देख धैर्य को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी, ये सब अनु की करामात है। अब धैर्य को ना चाहते हुए भी डांस करना था। धैर्य को शारदा जी के साथ इस गाने पर डांस करने में एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वहीं धैर्य की हालत पर अनु के साथ साथ आस्था, तनु, शिवी और रुद्र हंस रहे थे। कुछ ही देर में उन लोगों का डांस खत्म हो जाता है। जैसे ही डांस खत्म होता है, धैर्य वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। धैर्य को भागते देख सबकी हंसी छूट जाती है और फिर इसी के साथ तनु का नंबर आता है। तनु ने चिट उठाई तो उसमें अमन का नाम था, लेकिन अमन वहां था नहीं, वो तो अर्जुन के साथ गया हुआ था। तो दादी के कहने पर तनु रुद्र के दोस्त के साथ डांस करने चली जाती है। जब वो लोग डांस कर रहे थे तभी अमन अर्जुन के साथ वहां आ जाता है। जब अमन की नज़र तनु पर जाती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि तनु किसी और लड़के के साथ डांस कर रही थी। उस लड़के दोनों हाथ तनु की कमर पर थे और तनु के हाथ उसके शोल्डर थे। उन दोनों को देखकर अमन की आंखें आग उगल रही थीं, उसे काफी गुस्सा आ रहा था। डांस करते वक्त तनु की नज़र अमन पर चली जाती है तो वो अमन को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। कुछ ही देर में वो लोग डांस करके नीचे आ जाते हैं। जैसे ही तनु नीचे आती है, वैसे ही अमन उसका हाथ पकड़कर गुस्से में वहां से ले जाता है। तनु को अमन के इस बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। अमन के ऐसा करने पर तनु ने अमन से खुद के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, अमन क्या कर रहे, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, मुझे डांस देखना है।
तो अमन ने गुस्से में कहा, तुमने डांस कर लिया वही बहुत है। और वो तनु की बिना कोई बात सुने वहां ले जाता है। वहीं अब डांस के लिए आस्था का नंबर था तो आस्था जाकर चिट निकालती है। आस्था की चिट में किसी और का नाम था। जब दादी ने उस लड़के का नाम अनाउंस किया तो वो लड़का आस्था के साथ स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। इस पहले वो स्टेज पर पहुंचते तब तक किसी ने उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया था। जब आस्था ने उस तरफ देखा तो अर्जुन गुस्से में उस लड़के को घूर रहा था। अर्जुन की इस हरकत पर आस्था ने गुस्सा होते हुए कहा, अर्जुन ये क्या कर रहे हैं आप? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, इसे तुमसे दूर कर रहा हूं। तो आस्था ने कहा, लेकिन क्यों, हम पार्टनर्स हैं और डांस करने जा रहे हैं। तो अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम्हारा पार्टनर मैं हूं और मेरे अलावा तुम्हारे साथ कोई और डांस नहीं कर सकता। तो आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, अच्छा ये बात आपको अब याद आ रही है कि मैं आपकी पार्टनर हूं? ये बात तब याद नहीं आई जब आप मेरा टाइम अपने काम को दे रहे थे और मैं यहां आपका वेट कर रही थी। अब मुझे आपके साथ डांस नहीं करना तो आप जा सकते हैं। आस्था की बात सुनकर अर्जुन आस्था का हाथ पकड़कर स्टेज पर चला जाता है। अब सबकी नज़र उन दोनों पर थी, सब आंखें फाड़कर उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि किसी ने पहले अर्जुन को डांस करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज वो आस्था के साथ स्टेज पर खड़ा था। तभी डीजे ने गाना बजाना शुरू कर दिया जो कुछ इस तरह था, तुझे सोचता हूं मैं शाम और सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या। अर्जुन आस्था के साथ डांस कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस कर रहे थे। जहां आस्था की आंखों में नाराजगी थी वहीं अर्जुन की आंखों में आस्था के लिए जुनून साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों डांस करके नीचे आ जाते हैं। अब रुद्र और शिवी की बारी थी। रुद्र शिवी के साथ स्टेज पर खड़ा था। वो दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे। तभी गाना शुरू हो जाता है। सुर्ख वाला, सौज वाला, फैज वाला लव, होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव, हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। रुद्र और शिवी एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस कर रहे थे। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था। और इसी तरह उन दोनों का डांस खत्म हो जाता है और थोड़ी ही देर में संगीत का फंक्शन भी खत्म हो जाता है। जैसे फंक्शन खत्म होता है वैसे ही धैर्य भी अनु को पकड़कर सबकी नजरों से बचाकर वहां से ले जाता है। वहीं आस्था अभी भी अर्जुन से नाराज थी। वो फुल ऑन अर्जुन को इग्नोर कर रही थी। रुद्र भी शिवी को अपने साथ ले जाता है। सब अपने अपने में बिजी थे आस्था और अर्जुन को छोड़कर। अर्जुन को आस्था का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। आस्था अर्जुन को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी और ये बात अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वहीं अमन तनु को जबरदस्ती अपने साथ रूम में ले जाता है। तो तनु ने अमन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये क्या पागलपन है अमन, बाहर फंक्शन चल रहा था और तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए, क्या मैं जान सकती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? तनु की बात सुनकर अमन ने कहा, तुम्हें मैं यहाँ ये बताने के लिए लाया हूँ कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं, और मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, समझी तुम? तो तनु ने अमन से कहा, तुम्हारे अलावा मेरे करीब और कोई आया भी नहीं है अमन, तो ये बिना बात के गुस्सा करना बंद करो। तो अमन ने गुस्से में कहा, अच्छा तो अभी थोड़ी देर पहले नीचे क्या था? तुम उस लड़के के साथ डांस कर रही थी, वो क्या था? तुम मेरे अलावा और किसी के साथ डांस कैसे कर सकती हो? अमन की बात सुनकर तनु ने कहा, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी उसके साथ डांस करने के लिए, दादी ने भेजा था क्योंकि तुम यहाँ नहीं थे। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो टाइम से आ जाते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। तनु की बात सुनकर अमन ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस तनु की आंखों में देख रहा था जहां उसे अपने लिए प्यार और नाराजगी साफ दिख रही थी। अमन को भी ये एहसास था कि गलती उसकी ही है। फिर अमन एक गहरी सांस लेकर तनु के माथे को चूम लेता है और उसके सिर से अपने सिर को जोड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी तनु, गलती मेरी है, मुझे टाइम से आ जाना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, एक प्रॉब्लम हो गई थी। अमन की बात सुनकर तनु ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो अमन ने कहा, हाँ सब ठीक है, अर्जुन ने सब संभाल लिया था। वहीं अनु और धैर्य टेरेस पर थे। धैर्य अनु को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था और अनु धैर्य से बचने के लिए भाग रही थी। तभी धैर्य एकदम से अनु को कमर से पकड़ लेता है। धैर्य ने अनु को कमर से पकड़कर अपने आप से चिपकाते हुए कहा, बहुत मजा आ रहा था ना आपको नीचे हमारी हालत पर, और ऊपर से आपने गाना भी अजीब लगा दिया। जिस गाने पर हमें आपके साथ डांस करना चाहिए था उस गाने पर आप हमें अपनी माँ के साथ डांस करवा रही थी। आपने हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, हम इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। धैर्य की बात सुनकर और उसकी करीबी महसूस करके अनु का दिल काफी स्पीड से धड़क रहा था।
जिसे धैर्य भी आसानी से सुन सकता था। अनु ने धैर्य के हाथों को अपनी कमर पर से हटाते हुए कहा, छोड़िए मुझे वरना कोई देख लेगा। तो धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, हमें यहाँ कोई नहीं देखेगा क्योंकि सब नीचे बिजी हैं, तो यहाँ कोई नहीं आने वाला, तो हम भी आपको नहीं छोड़ने वाले। धैर्य की करीबी अनु के दिल की धड़कनें हर पल बढ़ा रही थी। वहीं धैर्य तो बस अनु की आंखों में ही देखे जा रहा था, जहां अनु शर्म से अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। तभी धैर्य ने अनु की चिन को पकड़कर उसके फेस को ऊपर किया तो अनु के गाल इस वक्त गुलाबी थे। धैर्य ने अनु की आंखों में देखते हुए कहा, तो बताए आपको क्या सजा दी जाए ताकि आप दोबारा ऐसा कभी ना करें। तो अनु ने धैर्य से कहा, आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है। अनु की बात सुनकर धैर्य ने कहा, ठीक है, तो आपकी सजा ये है कि आपको हमें किस करना होगा। धैर्य की बात सुनकर अनु की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अनु ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए धैर्य से कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं कोई किस विस नहीं करूंगी, समझे आप? तो धैर्य ने कहा, क्यों, आप किस क्यों नहीं करेगी? क्लब में तो आपने बिना बोले ही हमें किस कर लिया था, लेकिन आज मना कर रही हैं, ऐसा क्यों? धैर्य की बात सुनकर अनु ने हैरान होते हुए कहा, क्या मैंने आपको किस किया था? ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। तो धैर्य ने अनु से कहा, हम झूठ क्यों बोलेंगे, आपसे झूठ बोलकर हमें क्या मिलेगा? यकीन मानिए आपने हमें किस किया था, भले ही नशे में ही सही। और अब हम चाहते हैं कि आप एक बार हमें अपने पूरे होश में किस करें। धैर्य की बात सुनकर अनु एक बार धैर्य की आंखों में देखती है, जहां उसे अपने लिए बेहिसाब प्यार नजर आ रहा था। और फिर अनु बिना देरी किए अपने टो पर खड़े होकर धैर्य के होठों पर अपने होंठ रख देती है। जैसे ही धैर्य को अनु के होठ अपने होठों पर महसूस होते हैं, वैसे ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो पूरे पैशन के उसे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पूरे पैशन के साथ चूमे जा रहे थे, उन्हें दुनिया जहान की कोई खबर ही नहीं थी। वहीं अर्जुन आस्था के इग्नोर करने से बिल्कुल इरिटेट हो चुका था। उसे अब गुस्सा भी आ रहा था। तभी अर्जुन ने आस्था के पास जाकर कहा, आस्था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, अभी मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी हूं, तो फिलहाल के लिए जाइए, जब फ्री हो जाऊंगी तो आपसे बात कर लूंगी। आस्था की बात सुनकर अर्जुन के सब्र का बांध टूट जाता है और फिर अर्जुन ने आगे जाकर आस्था को अपने कंधे पर उठा लिया था और वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। अर्जुन के ऐसा करने पर सब उसे आंखें फाड़कर देख रहे थे। वहीं आस्था नीचे उतरने के लिए झटपटा रही थी।